फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों को जानना रहता है कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड का कलर यदि कोई है खास तब, कंपाउंड्स का स्टेट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, कंपाउंड की सॉलिबिलिटी। ठीक है, कितना चीज बता दिए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सॉलिबिलिटी, कलर, फिजिकल स्टेट, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ये सब बातें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। जनरली हेलो अल्केन्स आर कलरलेस। हेलो अल्केन कैसा होता है, कलरलेस होता है। बट जो लिखेंगे उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट होगा। ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर when exposed to light। लाइट के एक्सपोजर से ब्रोमाइड और आयोडाइड में कलर डेवलप हो जाता है, ऐसे ये कलरलेस होता है। चलिए जल्दी से 5-6 बातें ही जानना है। लिख दिए, लिखिए ना जल्दी से। बढ़े, दूसरा पॉइंट फिजिकल स्टेट के बारे में। लोअर मेंबर of haloalkanes like methyl chloride, क्लोरोफॉर्म, CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2 are gases at room temperature, गैसेस एट रूम टेम्परेचर। क्लोरोफॉर्म सूंघा देता है तो बेहोशा हो जाता है आदमी, ऐसा सुना होगा। तो क्लोरोफॉर्म गैस है, इसका मतलब सूंघा देता है तभी ना। हाँ, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद के हायर मेंबर्स लिक्विड हो जाएंगे या फिर और हायर मेंबर सॉलिड हो जाएगा। लोअर मेंबर मतलब CH3Cl, लोअर मेंबर, देखो मेंबर किसको कहा जाता है, सुनो। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2,
कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ऐसे मतलब जिस हेलो अल्केन में एक कार्बन है, 2 कार्बन है, ये सब लोअर मेंबर्स हो गया। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल लिक्विड होगा पहले एंड देन सॉलिड। विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन, with increasing number of carbon, they are liquid and solid and then solid at room temperature. पार्टिकुलर ये मेंबर और ये मेंबर, ये सब के बारे में जानना है कि ये सब गैस होता है ना। CHCl3, CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियॉन कहा जाता है मॉलिक्यूल को, ऐसे करके भी लिख देना, फ्रियॉन्स। फ्रियॉन मतलब कौन गैस? फ्रीज गैस। यही गैस ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण भी है ना। फ्रियॉन गैस और फ्रीज से निकलने वाला गैस 9वां 10वां में पढ़ा होगा। ओजोन लेयर बना हुआ एक, और ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी हो रहा है फ्रीज गैस के वजह से। तो यही फ्रीज गैस रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये अलग से जानकारी के रूप में काला हरा पेन से लिख देना। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किसके वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियॉन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रीज से कौन गैस निकलता है? फ्रियॉन, या फिर पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मॉलिक्यूल का फार्मूला CF2Cl2। एसी में कहता है, देखिएगा मैकेनिक का ठंडा कम कर रहा है, मतलब फ्रिज का एसी वाला गैस जो है खत्म हो गया। तो वो जो गैस Cl2CF2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक और पॉइंट इसमें जोड़ देना, लोअर मेंबर्स आर वोलेटाइल। लोअर मेंबर्स आर कैसा टाइल? वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब रखा रहेगा तो वो वेपर बनता रहेगा, है ना। कहीं पे रख दिया जाए तो वो वेपर्स बनेगा। लोअर मेंबर्स आर वोलेटाइल। वोलेटाइल, जो भोला के पास चला जाए, वोलेटाइल मतलब जो वेपर बने, वोलेटाइल। एंड हैव गुड स्वीट स्मेल, एंड हैव स्वीट स्मेल, है ना। स्मेल अच्छा ही करेगा। पहले से शायद जानते हो आप कि कोई गैस क्यों होता है, कोई लिक्विड क्यों होता है, कोई सॉलिड क्यों होता है। कोई गैस क्यों होता है? जब दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर होता है, यानी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, इसीलिए लोअर मेंबर गैस है। जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ेंगे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, और मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो मॉलिक्यूल लिक्विड हो जाएगा, और नंबर बढ़ा तो और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच बढ़ेगा और अब सॉलिड हो जाएगा, है ना। तो गैस लिक्विड सॉलिड में बस बातें ये होता है कि ये एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ, तो जब अट्रैक्शन हुआ तो क्लोज आया तो वो सॉलिड हो जाएगा, दूर है तो वो गैस होगा। तो छोटा मेंबर जितने कंपाउंड पढ़ने हैं, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्कोहल आएगा,
एसिड आएगा, जितने भी मेंबर्स होंगे लोअर मेंबर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, वैंडरवाल्स फोर्स कम लगेगा, और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसीलिए हायर मेंबर लिक्विड और सॉलिड हो जाता है, लोअर मेंबर गैस रहता है। तीसरा पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो, बॉइलिंग पॉइंट में पहला पॉइंट ये पढ़ना होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे हैलोल्केन्स के, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। कारण वही है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है कार्बन के नंबर के साथ साथ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोल्केन increases with increasing number of carbon atom or increasing molecular mass। Boiling point of haloalkanes increases with increasing number of carbon atom or increasing molecular mass, while in case of isomeric haloalkanes the boiling point decreases with increasing branching, है ना। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। देखो क्या लिखे, बात को समझोगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोअल्केन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। मान लो कोई भी हैलाइड हो, CH3X, CH3, CH2X, CH3, CH2, CH2X, CH3, CH2, CH2X। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका, BP लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अब बताओ रीजन क्या दोगे इस बात का रीजन। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब बोलो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ेगा, बात को समझो। कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक सरफेस फेनोमेनन है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। चावल यानी भात कभी कढ़ाई में बनाओगे क्या, उसको बनाने के लिए तसला चाहिए या फिर कुकर चाहिए। कढ़ाई में सब्जी बनता है, जिसको फ्राई करना है वो कढ़ाई में, और जिसको बॉईल करना है उसको तसला में। ये एक्चुअली में फेनोमेनन सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। हर बर्तन का सरफेस एरिया अलग अलग बनाया गया है, किसको फ्राई करना है, किसको मतलब कि बॉईल करना है। बॉइलिंग और फ्राइंग के दृष्टिकोण से वो सरफेस बनाया है। मतलब
कड़ाही इसीलिए बना होगा, तसला इसीलिए बना होगा। ऐसे तो बच्चा है ये सब, है ना, वो तसला के ऊपर में रोटियों बना सकता है ना, उल्टा रख के तावा नहीं बनेगा, तो रोटी बना सकता है, कढ़ाइयों में रोटी बन जाएगा। हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, जहां जहां बॉयल करना होता है उस सरफेस एरिया बढ़ा देना होता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट एक सरफेस फिनोमिनन है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया क्यों, अब यहां पर सुनो, हम अभी अभी बता रहे थे कि जैसे जैसे ये कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो हमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा देना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा गर्म करने के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल को वेपर बनाना है, मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर करना है ना। तो सरफेस एरिया क्यों, तो सरफेस एरिया इसलिए कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यानी दोनों को मिला दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो हम लोग कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। देखो बॉयल करने का मतलब है किसी भी सब्सटेंस को वेपर में कन्वर्ट करना। अब वेपर बनने का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल के बीच के दूरी को बढ़ा देना, दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी को बढ़ा देना। और ये दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ती कैसे, गर्म करके, हीट करके। दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ेगी हीट करके, तो जितना दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हमें गर्म करना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमें गर्म करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उसके बाद लिखा है कि वाइल इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलोअल्केन द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। अब ये 3 कार्बन का या 4 कार्बन का, ये 3 ही कार्बन का रह गया जी, इसको 4 कार्बन का बना दो, एक एक कार्बन बढ़ रहा है। 4 कार्बन में ब्रांच भी हो सकता है, आइसोमर बनाते हैं, कार्बन का नंबर सेम रह जाएगा और ब्रांच बढ़ जाएगा, आइसोमर बन जाएगा। लिख दिए। अब C4H9Cl ले लो कोई एक, इसके आइसोमर बनाओ, बना दिए हैं पहले वैसे आप लोगों को, 1 2 3 4, और यहां पे Cl, CH2 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 CH3, 1 2 3 4 Cl, CH3 CH2 CH2 CH3, बढ़ाएं। CH3 CH CH2, यहां पर एक ब्रांच दे देते हैं CH3 और यहां पे Cl दे देते हैं, 3 आइसोमर बना दिए। चौथा आइसोमर बना देते हैं, 1 2 3, यहां पर CH3 दे देते हैं, यहां पे Cl दे देते हैं, CH3 CH3,
देखिएगा सब C4H9Cl ही है क्या? 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 मिथाइल, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या ये चारों का बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंजमेंट करना है। 1 2 3 4 ये चारों का बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करना है। अरेंज अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा घटेगा? तो देखो इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, चूंकि इसमें ब्रांच नहीं है तो पहले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसमें ब्रांच हो गया, दूसरा का, तीसरा का, और फिर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका? चौथे का। इसमें भी एक ब्रांच है, इसमें भी एक ही ब्रांच है ना, तो सरफेस एरिया करीब करीब बराबर है, तो बॉइलिंग पॉइंट बराबर कर दिया। 1 2 3 4, क्यों? कारण क्या बना? सरफेस एरिया। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग सरफेस एरिया। चलिए लिखिए जल्दी से। हो गया? क्या पढ़े कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल कार्बन के नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, और यदि आइसोमर बनाते हैं तो जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ब्रांचिंग बढ़ रहा है, 2 ब्रांच हो गया, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम गया। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग सरफेस एरिया, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। अब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये पता चल जाएगा ब्रांचिंग देख करके। और ये सबको देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन रहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग एज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो जब ऐसा सवाल होगा तो उसमें देखना रहता है कि किसमें ब्रांच ज्यादा, किसमें कम, किसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, किसमें कम नंबर ऑफ कार्बन। और नहीं तो बच्चा हमसे ऑनलाइन सवाल पूछता है कि सर 1 क्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, और उसके बाद यदि बता दिए तो फिर पूछेगा 2 क्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो कितना सारा मॉलिक्यूल है, ना हमको याद रहेगा ना आपको याद रहेगा। वो क्वेश्चन उसके याद रखने के लिए तो है ही नहीं, वो क्वेश्चन तो ये देखने के लिए आ रहा है कि इस बचवा को पता है कि नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है,
इन ब्रांचेज बढ़ने के साथ साथ, है ना। तो ऐसे सवाल पूछ के भी बुड़बक बन जाना होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कुछ कोई बात पे। इतना से आप बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चंस बिल्कुल ही बना सकते हैं, बड़े नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट खोजते रह जाइएगा। ये 4 गो का हो सकता है, क्लोरो के जगह अभी ब्रोमोब्यूटेन आ जाए। ब्रोमोब्यूटेन का याद करके जाइएगा तो आइडोब्यूटेन है, याद करके कैसे चल जाइएगा, याद करना इतना आसान थोड़े ना होता है। अब देखिए सवाल देते हैं ऐसे, बीच ऑफ द फॉलोइंग, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन ए 1 ब्रोमोब्यूटेन, ऑप्शन बी 2 ब्रोमोब्यूटेन, ऑप्शन सी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन डी ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। बोलिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है? वन ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन सबसे बड़ा यही है लंबा चेन। इसमें एगो ब्रांच है, इसमें 2 ठो ब्रांच है ना। अब ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसी को आ जाए अरेंज दीज अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज दीज अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज दीज अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा ए का, उसके बाद बी का, और उसके बाद सी का, है ना। रीजन क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। इसमें 2 गो ब्रांच है, इसमें 1 गो ब्रांच है, और इसमें ब्रांच नहीं है। 1 ब्रोमो पे ब्रांच क्या हो तो लंबा चेन है। बड़े अब पहले पॉइंट में एक बात और भी पढ़े थे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट of haloalkane for the same number of carbon atom varies as, देखो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा फ्लोराइड का, तब क्लोराइड का, तब ब्रोमाइड का, और तब आयोडाइड का। फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा है, मॉलिक्यूलर मास भी सबसे कम है। तो यदि सेम नंबर कार्बन एटम रहेगा, जैसे C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br और C2H5I, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? तो आयोडाइड वाले का, चूंकि साइज बड़ा है और मॉलिक्यूलर मास भी उसी का सबसे ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट आप इसको अरेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट अरेंज कर सकते हैं। देखो कितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा। अगला पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट लिखें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोअल्केन्स,
हो गया। अब आप लोग कंपाउंड्स इसके देखें। अब इसमें क्लोरीन है, हो सकता है कि 2 गो क्लोरीन भी रहे, 3 गो क्लोरीन भी रहे, 4 गो क्लोरीन भी रहे, पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोअल्केन for the same number of carbon atom increases with increasing number of हाइड्रोजन एटम। बाबू सुन लो, अब जैसे एगो कंपाउंड बता रहे हैं CH3Cl, दूसरा है CH2Cl2, तीसरा है CHCl3 और चौथा लिख देते हैं CCl4। अब इसको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करना है। इसमें 1 क्लोरीन, इसमें 2 क्लोरीन, उसमें 3, उसमें 4। जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा होगा। एक तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, दूसरा साइज भी बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। अब ये ब्रोमो फॉर्म है तो CH3Br लिख दे, CH2Br2 लिख दे और CHBr3 लिख दे और CBr4 लिख दे, है ना। ये हो गया क्लोरोफॉर्म और ये हो गया ब्रोमोफॉर्म। अब ये दोनों से तुम लोग के पास एक क्वेश्चन देते हैं कि क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म में किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाँ, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा है और नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही है। अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमोफॉर्म CHBr3 हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन क्लोरोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज के हिसाब से भी सोच सकते हैं। कितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहा है। हो गया। आइडोफॉर्म का क्या फॉर्मूला होगा। ब्रोमोफॉर्म क्लोरोफॉर्म तो लिख दिए, आइडोफॉर्म पूछे तब आइडोफॉर्म कैसे लिखोगे। आइडोफॉर्म कैसे लिखोगे। CH I3। अरे तुकबंदी करना चाहिए यार। आइडोफॉर्म आइडोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फिर ब्रोमोफॉर्म का, फिर क्लोरोफॉर्म का। रीजन
सरफेस एरिया, रीजन मॉलिक्यूलर मास, रीजन वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये हैलोल्केन का कंपैरिजन करने आएगा हाइड्रोकार्बन से कि बॉइलिंग पॉइंट हैलोल्केन का ज्यादा होगा या फिर हाइड्रोकार्बन का ज्यादा होगा। तब क्या करेंगे, अगला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट of haloalkanes boiling point of haloalkanes boiling point of haloalkanes are higher than hydrocarbon of comparable molecular mass। As in case of haloalkanes, डाइपोल 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 का नाम सुने हैं आप लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is also acting in between them apart from van der Waals force of attraction। हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ ही रहे हो तुम लोग, अल्केन्स। अब अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि एल्काइल हैलाइड का? तो अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक में लिखा है अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन बोले तो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कीन से, अल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्काइन से। तो हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब अल्केन अल्कीन अल्काइन ये तीनों से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अल्काइल हैलाइड का। रीजन भी बताए, रीजन भी बताए हैं। क्या रीजन बताए? RX अल्काइल हैलाइड, X इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, समझ रहे जी? ये R अल्काइल ग्रुप है, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये दोनों के बीच जो दूरी है इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और एक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है आप, दैट इज Q इंटू डी, चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ हो गया यहाँ पे, दूरी दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच। तो ये किस तरह के मॉलिक्यूल जैसा बिहेव किया, कैसा सिस्टम ऑफ चार्ज है ये देखो ओम बताएगा कैसा सिस्टम ऑफ चार्ज है जी। ये क्या बोलेंगे इसको? जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव हो और स्मॉल डिस्टेंसेस सेपरेटेड हो, दो चार्ज बॉडी स्मॉल डिस्टेंसेस सेपरेटेड हो, उस सिस्टम ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग खत्म कर चुके होंगे, है ना? उसमें डाइपोल ही तो था, प्लस माइनस और 2D का डिस्टेंस। तो ये मॉलिक्यूल तो डाइपोल के जैसा बिहेव कर गया। अब एक मॉलिक्यूल और यदि हम X लें
और R लें तो फिर R पे प्लस चार्ज और X पे माइनस चार्ज। अब ये दोनों के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल पढ़ा है तुम लोग अभी अभी, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक डाइपोल से दूसरे डाइपोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अल्काइल हैलाइड में, हाइड्रोकार्बन में तो नहीं लग रहा है। हाइड्रोकार्बन में तो सिर्फ वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इसमें वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। इसलिए अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। लिखिए जल्दी। खाली अच्छे से सुन लें तो बहुत सारा काम हो जाता है, लेकिन दोस्ती हावी है कहीं कहीं पे, वैसे पूरा प्रॉपर सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि बगलवा से वो कहानी चल रहा होता है। दिमाग आधा नहीं 80% उधर ज्यादा काम करता है, क्योंकि उधर ग्लूकोज मिलता है। और इतना आसानी से हम कह गए कि ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि ब्यूटाइल क्लोराइड का, तो हम लोग कहेंगे ब्यूटाइल क्लोराइड का, प्रॉपर कारण के साथ कि ब्यूटाइल क्लोराइड में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ब्यूटेन में नहीं है ना। है ना। अब हम लोग ऐसे तुरंत बता सकते हैं, बिना बिना इसके बॉइलिंग पॉइंट जाने हुए बता सकते हैं ना जी, कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन के कंपैरिजन में क्या होगा, तो इसका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है। जो हैलोल्केन्स में लगेगा लेकिन हाइड्रोकार्बन में नहीं लगेगा। देखो, चैप्टर भी आगे निकला है। चैप्टर अल्केन का था तो RH था, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन है, अल्केन हो गया ये। अब हाइड्रोजन को छोड़ करके क्या लग गया? RH, तो क्या बन गया ये? हेलो अल्केन बन गया। अब जितना RH वाला है ये सबका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? हेलो अल्केन से। RR तो सेम ही रह गया, एक तरफ H है एक तरफ X है, तो मॉलिक्यूलर मास तो वैसे ही बढ़ गया। तो उधर से भी कारण को समझ सकते हैं, और ये कारण तो समझना ही है। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी में नेचर ऑफ बॉन्ड जान लो। नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन के साथ फ्लोरीन, कार्बन के साथ क्लोरीन, कार्बन के साथ ब्रोमीन, कार्बन के साथ आयोडीन। ध्यान दीजिए थोड़ा, 4 मॉलिक्यूल बनाए हैलोल्केन्स के,
चारों मॉलिक्यूल में क्या दिखाई दे रहा है जो फोटो बना है उसमें? चारों में बॉन्ड लेंथ आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना? इसका बॉन्ड थोड़ा छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये। तो एक्चुअली में ये चारों मॉलिक्यूल में चारों हेलोल्केन नहीं कहलाता है, इसलिए नेचर ऑफ बॉन्ड यहां पे बता दिए। बॉन्ड लेंथ क्या है सब में से? जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, फ्लोरीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन, उसी हिसाब से बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाता है ना? ये इसका साइज इतना छोटा, इसका साइज उससे बड़ा, इसका साइज उससे बड़ा, और इसका साइज सबसे बड़ा। तो वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, bond length increases as the atomic size of halogen increases। हाइलोजन का एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। अब सुनो, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है तो बॉन्ड एनर्जी घट जाता है। ये लेंथ यदि लंबा होगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, या फिर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। अब इसी जगह पे एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर देते हैं। ये कार्बन पे स्लाइटली प्लस, फ्लोरीन पे स्लाइटली, कार्बन पे स्लाइटली प्लस, क्लोरीन पे स्लाइटली, अरे देख लो इधर लिखना तब, कार्बन पे पॉजिटिव, ब्रोमीन पे स्लाइटली, कार्बन पे पॉजिटिव, आयोडीन पे स्लाइटली नेगेटिव, और सब में दूरी बॉन्ड लेंथ तो है ही है। यानी कि ये सारा बॉन्ड एक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा, और जिस मॉलिक्यूल में स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड में भी पोलर नेचर आ जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में नेचर कैसा हो जाएगा? पोलर नेचर का हो जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा नेचर का हो जाएगा? और बॉन्ड को हम कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? ये सबको डाइपोल हुए तो सबको डाइपोल मोमेंट भी होता होगा, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, डाइपोल मोमेंट नीचे जाने से डिक्रीजेज, और सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट क्लोरीन वाले का, फ्लोरीन का उसके बाद। तो यहां पर थोड़ा याद भी रखना है, चूंकि डाइपोल मोमेंट म्यू दो चीज का गुना होता है, Q इंटू डी, जहां पे Q क्या है? चार्ज, और D क्या हो जाएगा? यहां पे बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, D बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, Q इंटू डी, चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ। अब देखो यहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो चार्ज ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, तो डाइपोल मोमेंट तो दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। तो यही ज्यादा और कम के चक्कर में फ्लोरीन वाले का डाइपोल मोमेंट क्लोरीन वाले से कम होता है, और बाकी नीचे जाने से चूंकि चार्ज घट रहा होता है ज्यादा मैग्नीट्यूड में,
इसलिए वो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। और डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होने का एक और मतलब है, बॉन्ड की पोलरिटी भी घटेगा। पोलर कोवेलेंट नेचर of bond decreases according to dipole moment। सबसे ज्यादा CH3Cl का, सबसे ज्यादा CH3Cl का डाइपोल मोमेंट, और तब CH3F का, और तब CH3Br का, और तब CH3I का। अब लिख दीजिए, उतना देर देख लेना था, अब लिख देना है। डाइपोल मोमेंट का यूनिट डी बाई किसका यूनिट, वो तो बता दिया, Q इंटू एम था, लेकिन उसका स्पेशल एक तो यूनिट है डिवाई। ESU सेंटीमीटर को कहते हैं, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर बराबर एक डिवाई। केमिकल बॉन्डिंग में हम भी पढ़ाए थे, और अभी अभी फिजिक्स में सब पढ़े होंगे, लेकिन वो मोबाइल पढ़ने दे तब ना। सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट तो वही है, जैसे शरीर को, मन को ऑक्सीजन मिलता है। वो कुछ याद रहने दे तब ना। उसी में सब पढ़ाइए है तुम रहता है तो उसी में। अब डिपेंड आप ही पे करता है कि आप क्या कर रहे हैं। बात तो यही है, खरीदे भी यही इसी के लिए थे। RCl, RF, RBr, RI है ना, अकॉर्डिंग टू डाइपोल मोमेंट। अब देखो इसी क्वेश्चन को कहे कि अकॉर्डिंग टू पोलर नेचर बताइए, अकॉर्डिंग टू पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड, तो जैसे डाइपोल मोमेंट वैसे ही पोलर नेचर। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हो गया, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आज ही हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज से। डाइपोल मोमेंट का यूनिट लिख देते हैं भाई, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक लगेगा वहां पे। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट अभी बोले सुनाई पड़ा है जी, वो कूलम मीटर ऑप्शंस में नहीं ना रहेगा। हाँ, एक्चुअली में यही वजह से बताना पड़ रहा है। कहाँ पे बता दें, यहाँ पे बताते हैं रेड से।
डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर क्यू इंटू डी, यूनिट डी बी बाई डी बाई लिखा रहेगा डी से, ठीक है। और 10⁻⁻18 ESU गुना सेंटीमीटर बराबर 1 डी बाई होता है। ESU CGS यूनिट है चार्ज का, और डी सेंटीमीटर, तो यूनिट डी बाई ESU सेंटीमीटर में 10⁻⁻18। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट यदि वैल्यूज में याद रख पाएंगे आप तो इसका 1.86 डी बाई, किसका? क्लोरीन का। फ्लोरीन वाले का 1.84 डी बाई, अब ब्रोमीन वाले का 1.83 डी बाई, और आयोडीन वाले का 1.63 डी बाई। यदि याद रहे तो कोट कर लीजिए वैल्यूज के हिसाब से, सर बोल क्या रहे हैं। वन 1.84 डी बाई, 1.86 डी बाई, 1.83 डी बाई, 1.63 डी बाई। ठीक है, ठीक है। कम इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां पर भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन, भर भर के इंफॉर्मेशन है। आज का हर पेज इंपॉर्टेंट, सवाल हर पेज से ही है। यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज के एक क्वेश्चन आते हैं तो एक ठो किसी भी पेज से आ सकता है। हो गया? बड़े बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
डाई हैल, अच्छा अच्छा, अभी एक चीज और बच रहा था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोल्केन्स आर लेसर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। Boiling point of haloalkanes are lesser than boiling point of अल्कोहल। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हेलोल्केन से ज्यादा होता है। हेलोल्केन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। अब इसका क्या कारण है, तो सुनो। अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, देखो क्या लिख रहे हैं हम, समझोगे अभी। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, हैलोअल्केन का उससे कम, और हैलोअल्केन का ज्यादा, हाइड्रोकार्बन का उससे कम, हाइड्रोकार्बन का उससे कम। अल्कोहल का ज्यादा, हैलोअल्केन का, फिर हाइड्रोकार्बन का। और बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में क्या है ना, कि सेम नंबर कार्बन वाले में कंपेराइज किया जाता है, जैसे CH3OH CH3Cl। अब ऐसा नहीं कि अल्कोहल एक कार्बन का और हैलाइड 4 कार्बन का ले लेंगे, ऐसे कंपैरिजन नहीं होता। इसलिए लिखा जाता है ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, करीब करीब बराबर मॉलिक्यूलर मास वालों में ही कंपैरिजन होता है। अब ये जानना होगा कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, हैलोअल्केन का कम क्यों होता है। तो अल्कोहल के केस में एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लग जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सब में लगता है। वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे समझना है जैसे हम लोगों के बीच भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो एहसास किसी में किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन हर दो बॉडी यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा है ना। उसके बाद एक अलगे से अवगुण मिला लिए, दोस्ती कर लिए, डाइपोल डाइपोल फोर्स दोनों मिल गया है। फिर एक ठो और बड़ा कारण हो गया जिससे दोस्ती कर लिए, जैसे साथे मोबाइल देख लिए, है ना। तब हाँ, अब उसमें जितना ज्यादा खराब देखे उतना ज्यादा गहरा दोस्ती। तो वही बता रहे हैं, वैंडरवाल तो सबके बीच लगेगा ही। अब अल्कोहल में उससे ज्यादा गहरा चीज लग रहा है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैलोल्केन में और हाइड्रोकार्बन में कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब नहीं लग रहा है तब कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि कुछ नहीं लग रहा है, हमारे आपके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, तो ग्रेविटेशन तो लग ही रहा है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते ना। तो अल्कोहल में रीजन यहां पे लिख दीजिए, क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ROH HOR HOR
HOR। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हैलोल्केन्स में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख चुका तुम लोग। ये सब बातें अल्कोहल वाले चैप्टर में भी लगेगा। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। RX और हाइड्रोकार्बन में सिर्फ वैंडरवाल ही लगता है। लिखो जल्दी से। पढ़ने में मन लगाओ, समझे ना। पढ़ने है, पढ़ना ही एक जरूरी है, काम है। पढ़ना सबसे जरूरी काम। नहीं पढ़ने वाले को समाज बहुत गंदा नजर से देखता है। हो गया। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तब हैलोल्केन्स का, और तब वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें तो ये कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, तब वैंडरवाल लग रहा है। ये सब एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है और उसके बॉइलिंग पॉइंट्स को बढ़ा देता है। ये पॉइंट्स लगाना तब है जब मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट होगा। बाकी सबके लिए तो अलग अलग कारण बताएं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायहेलोअरीन is almost similar, almost same, but the melting point varies। देखो अभी तक जितना बॉइलिंग पॉइंट बताएं वही सीरीज मेल्टिंग पॉइंट का होगा, उसके लिए अलग से कोई बात नहीं करना है। जो बॉइलिंग पॉइंट है वही मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस कहां पे है तो उस पॉइंट को पॉइंट आउट करना है। अब डायहेलोरीन समझ रहे हैं आप,
क्लोरीन 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 डायहेलोरिन ये तीन तरह का होता है। एक बार डायहेलोरिन कह देंगे तो तीन वो एक साथ दिमाग में आ जाएगा। कौन सा डायहेलो? ऑर्थो वाला कि मेटा वाला कि पैरा वाला? तीसरा पैरा वाला। यहां पर ये तीनों एक साथ ही दिमाग में आता है। तो कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायहेलोरिन जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वेरीज करता है। और हम आपको बताएं कि मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले आइसोमर का ज्यादा होता है, क्योंकि पैरा आइसोमर ज्यादा सिमेट्रिकल होता है और मोर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जो मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिकल है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, जो मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिकल है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आप इस चीज को देख सकते हो, फ्रीज घर में है और फ्रीज जब लिया गया था तभी साथ में आइस जमाने वाला 2 ठो ट्रे दिया था, प्लास्टिक का ट्रे बना करके। एक ही सामान उसमें एक्स्ट्रा देता, वो प्लास्टिक का 2 ठो ट्रे, बाकी तो फ्रिज ही देता है। तो वो आइस के लिए स्पेशल क्यों ही दिया हुआ है। क्या है, घर में लोटा में नहीं जमता क्या? जग में भी तो जमा लेते पानी, लेकिन स्पेशल एक वो स्ट्रक्चर बना के दिया हो, देखे होंगे क्यूबिकल रहता है। कॉन्सेप्ट इतना है कि यदि पानी उसमें भर दिया जाएगा तो वाटर का मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिकल होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका मतलब वो जल्दी फ्रीज कर जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा मतलब जल्दी फ्रीज करेगा। आप लोटा में भी पानी फ्रीज करा सकते हैं, लेकिन उसमें आधा घंटा लगेगा। यदि तो उस ट्रे में यदि आप भर देते हैं तो हो सकता है 20 ही मिनट में जम जाए। तो वो बस पानी को जल्दी जमने के लिए एक स्ट्रक्चर बना करके आपको दिया है। और हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं जब भी आइस खाना है तो उसी में जमाते हैं, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्रिकल होता है। उस एग्जाम्पल से हम आपको रिलेट करना चाहे हैं कि सिमेट्री का क्या मतलब है। जैसा मॉलिक्यूल उस तरह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? पैरा आइसोमर का। क्यों होगा? क्योंकि ज़्यादा सिमेट्रिकल है, क्योंकि ज़्यादा सिमेट्रिकल है, क्योंकि ज़्यादा सिमेट्रिकल है। और डेटा के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डेटा यहाँ पे देते हैं। हालांकि डेटा याद करना नहीं होता है, डेटा बस देखने के लिए होता है कि हाँ ज़्यादा कम कौन सा है। कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम बॉइलिंग पॉइंट बताओ और मेल्टिंग पॉइंट बताओ। इसका 453 केल्विन, इसका 446 केल्विन और इसका 448 केल्विन। 448 केल्विन। ये बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस है जो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दे रहा है। 5 केल्विन के करीब में डिफरेंसेस में सब आ जा रहा है। 5 केल्विन के डिफरेंसेस में सब आ जा रहा है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट 253 केल्विन, 246 केल्विन और 323 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा यहां पर किसका आ रहा है? पैरा का आ रहा है। और जिसमें थोड़ा डिफरेंसेस दिख रहा है, देखो थोड़ा सा याद करने का तरीका ही बताएं। 53 था, 253 याद रखें। 3 थोड़ा ज्यादा है, 256 है एग्जैक्टली, 249 है एग्जैक्टली, और उधर में 323। यदि एक डेटा आपको पता है तो इसे 453 था तो रफली हम 253 लिख रहे थे। 446 था, 243 लिख रहे थे।
और उसका याद रखें 323 केल्विन, लेकिन एग्जैक्ट डेटा देखने के बाद पता चल रहा 256, ऑलमोस्ट सेम ही था। तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ऑलमोस्ट सिमिलर। अरे गधा, लिख नहीं रहा है क्या जी तुम? आते हैं सिर्फ बैठ के पाकिस्तान टाइप के ले है। ये कहाँ लिखा है? पढ़े वाला तो सब बचवे रहता है रे गधा, कौन बच्चा पढ़े वाला नहीं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहाँ है? रुक रहने दो, रहने दो, यहीं पे। तो अच्छा, घरे में लिख दिया है। देखो कितना कम पढ़ो, कितना ज्यादा फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ाए। तो देखो ये देखो कितना ज्यादा हम बताएं, आज पूरा एक घंटा तक खाली बॉलिंग पॉइंट बताएं, तो इसमें जोड़ देता ना। नहीं, वो तो 10वीं वाला कॉपी रख ले आज तक। देखो नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी बता दिए इसमें। अच्छा, उसको जब समझाना नहीं रहता है तो एनसीईआरटी हाईलाइट लिख देता है, ये ऐसे ही लिख लो। काहे बाबू, तुमको मेरा वीडियो वाला नहीं मिल रहा है क्या तुमको? तो गड़बड़ा जाएगा रे, इतना बॉलिंग पॉइंट से नहीं होगा। जोड़ो, समझे ना? और जहां हमारा कम लगे बता दो सर यो था, तो बता दिया जाएगा। काहे नहीं आ रहा है? अब सुनना, मेल वो 10वीं वाला कॉपी एक बार पहले ही देख चुका। देखिए, देखो हमसे जो है ना, ये हमारे 2-4 गो बच्चा ऐसा हर साल रहता है एक बैच में, जिसका कॉपी 10वीं वाला चलता है बरहमत तक। तो ला के दिखाओ ना रे। वही तो चाह रहे हैं, दिखाओ। सबसे पहले तुम अपना दोस्त का मुंह बंद करो। ए, वैसे नहीं, हम बोल सकते हैं, बाकी सब कैसे भूलिएगा? सुनिए, हम क्या चाह रहे हैं कि वो इसी बहाने कल अगले दिन ला करके हमको दिखा दे, देखिए कितना पढ़े। अब देखिए, अब हम तो ये चाहते हैं ना। अच्छा, कौन सा मुश्किल है? यदि नहीं भी लिखा है तो 48 घंटा का समय नहीं लिख सकता है कि 48 घंटा में 7 गो आज लेक्चर हुआ है?
तो 7 लेक्चर लिख देगा फटाक से एक रात में, तो और क्या। तो लिख देगा, तो बस दिखा देना है ला करके। हम 1 मिनट अभी और है ना, नहीं तो इसको खत्म करना है तुम लोगों से, करेगा बदमाशी। अरे हमको टॉपिक का तो ओवर करना है। नहीं कल नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पारा आइसोमर, सुनो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पारा आइसोमर ऑफ डायहेलोवेरिन हाई ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल नेचर। ठीक है, अब एक बात और करनी रहती है सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो टाइम हो गया था। सॉल्युबिलिटी हो ही गया है, अब इस सब में बहुत ज्यादा दम नहीं। बॉइलिंग पॉइंट में बहुत पॉइंट्स था, मतलब जितना क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट में आता है हमने आपको सब बता दिया है। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, अब खाली आपको बनाने का देरी। सॉल्युबिलिटी, अब यहां पर पढ़ा जाता है कि मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं। तो हैलो एल्केन्स का जो लोअर मेंबर है ना, कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक, यानी कि मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये सब वाटर में सॉल्युबल होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम ही, लेकिन सॉल्युबल होता है। उसके बाद कोई मेंबर वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता है, ये राउल्स लॉ के हिसाब से आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन शो करने वाला सॉल्यूशन बनाता है। तो कौन सा डिविजन शो करेगा ये बताना है। सुनिएगा, लोअर मेंबर ऑफ हैलोअल्केन्स, lower member of haloalkanes are soluble in water, lower member of haloalkanes are soluble in water, लेकिन slightly soluble लिखना है, slightly soluble in water. however solubility in water decreases with increasing number of carbon atom. सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है कार्बन नंबर बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, लिख दिया। अरे हो ही गया ना, क्या करोगे। हैलोअल्केन and water shows negative deviation from ideal solution behavior. यानी एनर्जी रिलीज होता है, दोनों को जब डिजोल्व करेंगे तो डेल्टा एच निगेटिव है ना, डेल्टा एच अब याद ही नहीं होगा तुम लोगों को। आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। हैलोअल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
हैलोल्केन कहां पे ज्यादा सॉल्युबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। काहे बेचैन हो? 2-4 मिनट ज्यादा हमारे साथ बिताओ तो क्या दिक्कत है? हाय, हाइलोल्केन्स आर सॉल्युबल इन, हो गया सब पॉइंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा। सुनना एकदम लास्ट में, अब बोर्ड टाइप या घरेलू टाइप क्वेश्चन होता है, वो पानी में ये तैरेगा कि पानी में बैठ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो पानी में तैरेगा। ब्रोमो, आइडो और पॉलीहेलोजन वाले का डेंसिटी ज़्यादा होता है। वैसे 1 नंबर कार्बन वाला सब मॉलिक्यूल जो है वो पानी में तैरेगा। तो पानी में जो तैरेगा उसको क्या कहिएगा? डेंसिटी लेस देन वाटर। लेकिन ब्रोमो आइडो का डेंसिटी मोर देन वाटर। तो फाइनल एक लाइन हो गया, डेंसिटी। अरे गधा सब ऐसे काहे करता, मतलब ये पत्थर बजवन नियन काहे करता है रे? यहाँ तो प्रेशर है, मोबाइल से सबको मिला रहता है कि बस 6 बजा, अब क्या? बस 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 हो गया। एक लाइन लिखेंगे, तुम लोग करेगा बदमाश। डेंसिटी, हैलोल्केन्स generally less denser than water, less denser than water, less denser than water, but bromo, आइडो, पॉलीक्लोरो compounds are more dense than water. एक एक मिनट का कीमत होता है। अब इतना सारा पढ़ने के बाद यही क्वेश्चन यदि आ जाए तब कि कौन पानी में तैरेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फ्लोट इन वाटर? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, बिहार बोर्ड में देखते हो कैसे कैसे सवाल आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये सब सवाल आता है, गूगल पर मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट इन द वाटर, फ्लोट इन द वाटर, पानी में तैरेगा कौन? फ्लोट इन वाटर। ऑप्शन से बनाया है CH3F, ऑप्शन बी बनाया है CHCl3, ऑप्शन सी बनाया CCl4, ऑप्शन डी बनाया CHBr3। कौन है आंसर? कौन है आंसर? हैलोल्केन जनरली लेस डेंसर देन वाटर, बट ब्रोमो, आइडो, पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स आर मोर डेंसर देन वाटर। यानी पानी में बैठ जाएगा, पॉलीक्लोरो है, ये पॉलीक्लोरो है, ये पॉलीब्रोमो है। ऑप्शन इज CH3F। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। अब एक एक मॉलिक्यूल में लेंस लगाना पड़ेगा, पानी में तैर रहा है कि पानी में नहीं तैर रहा है। हो गया। अगले दिन का तुम लोग का क्या प्रोग्राम है जी? बदमाशी नहीं करना है।